स्टूडेंट, आज हम वैभवशाली भारत की उपलब्धियां पढ़ेंगे। पहला लेसन चल रहा है आपका, उसमें कुछ टॉपिक हो गए हैं। अगला टॉपिक है वैभवशाली भारत की उपलब्धियां, क्या क्या भारत ने प्राप्त किया पूर्व समय में, है ना। पूर्व समय में भारत की स्थिति क्या थी, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति, है ना, भारतीय सभ्यता और संस्कृति धर्म, समाज, कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति आदि के क्षेत्र में भारत सदैव से ही अग्रणी रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें भारत विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है भारत को। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो अध्ययन अध्यापन का कार्य था वो प्रारंभिक समय में ही हो चुका था। पूर्व समय में यहाँ वेद लिखे जा चुके थे। उस टाइम विश्व के लोगों को ये पता ही नहीं था कि अध्ययन कैसे किया जाता है। हमारी आर्य सभ्यता इतनी सर्वश्रेष्ठ थी, आर्य सभ्यता इतनी सर्वश्रेष्ठ थी कि इसका गुणगान, उनका यशोगान, इस संस्कृति का जो ये कहें कि ये जो संस्कृति इतनी सर्वश्रेष्ठ थी कि इनका गुणगान विदेशों में होता था। ठीक है, तो देखो इसमें भारत को विश्व गुरु का दर्जा। आर्थिक समृद्धता की बात करें, यानी भारत इतना शक्तिशाली था, आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो। आर्थिक समृद्धता की बात करें तो भारत एक सोने की चिड़िया था, है ना। क्यों? क्योंकि ये पहले जो व्यापार जो होते थे, तो व्यापार पहले का जो व्यापार सोने के आधार पर होता था। ठीक है, तो भारत इतना समृद्धशाली था कि इसके पास अपार धन संपदा थी, जिसके कारण भारत को क्या कहा गया है? सोने की चिड़िया कहा गया है। भारत एक सोने की चिड़िया था। नैतिक और मानवीय आचरण में सदैव ये सर्वश्रेष्ठ रहा है ना। नैतिक आचरण की बात करें तो नैतिकता इसमें कूट कूट कर भरी हुई है। संपूर्ण विश्व को ये वसुदेव कुटुंबकम की धारणा पहले आप पढ़ चुके हैं। वसुदेव कुटुंबकम संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानता है ये। और एक आपके वेदों में लिखा हुआ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्येन। तो इसका मतलब ये कि सभी सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का मतलब सभी निरोगी हो। तो ये सब कामना भारत कब कर चुका है? जब हमारे वेद लिखे गए 1500 2000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व और 2000, ये 5 आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब वेद लिखे गए, उस दौरान इन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को एक माना है और संपूर्ण पृथ्वी को वसुदेव कुटुंबकम की धारणा। इसके साथ ही साथ इन्होंने सभी लोगों के कल्याण की कामना की है कि सभी लोगों का विकास हो, कोई भी लोग है वो पीछे नहीं रहे विकास के मामले में। ये सब धारणाएं हमें किसके माध्यम से, यानी भारतीय पुरातन संस्कृति के माध्यम से मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का जो अतीत है वो संपूर्ण मानव को एक सर्वे संतु की धारणा, इस प्रकार अतीत वैभवशाली रहा। भारत की उपलब्धियों को हम निम्न अनुसार समझ सकते हैं, यानी ये कह सकते हैं आप दूसरे शब्दों में एक बार दोबारा समझो। देखो भाई, भारत का वैभव जो है, यानी भारत की वैभवशाली भारत ने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की। तो देखो, भारतीय संस्कृति का जो प्रसार है वो कहाँ हुआ है? विदेशों में हुआ है। न केवल भारत में भारतीय संस्कृति को अपनाया गया, बल्कि विदेशों में भी भारतीय संस्कृति का यशोगान, उनका गुणगान किया जाता है। समय समय पर उनकी जांच की जाती है। वहाँ भी भारतीय लोगों द्वारा, या यहाँ के लोग हैं वो विदेशों में जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते रहे हैं, भारतीय संस्कृति का यशोगान, उनका गुणगान करते रहे हैं। तो ये है भारतीय संस्कृति की उपलब्धियों में, जैसे पूर्व समय से वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है, या सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये यानी संपूर्ण विश्व के लोग हैं वो कैसे हों? सुखी जीवन जीने वाले हों। ये भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। तो देखो, अब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की उपलब्धियों को निम्न बिंदुओं के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके आधार पर भारत की संस्कृति का यशोगान, उनका गुणगान हमें देखने को मिलता है, विश्व में उनका प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। ऐसे कोई तो आधार होंगे जिस आधार पर कि विदेशों में भी भारतीय संस्कृति के आधार पर, या यूं कहें विदेशों में भी भारतीय संस्कृति को अपनाया गया है। तो देखो, इसमें प्राचीन काल में जिस संस्कृति ने अपना संपूर्ण विश्व में संचार किया है वो भारतीय जो संस्कृति है ना। संपूर्ण विश्व में जो संचार किया है वो भारतीय संस्कृति केवल सैनिक बल पर नहीं किया है। जैसे वर्तमान में आप अगले साल 12वीं में NCERT का जो नया सिलेबस आएगा उसमें आप ये पढ़ोगे कि अमेरिका का वर्चस्व है ना,
अमेरिका का वर्चस्व है वो किस आधार पर है? वो सैनिक शक्ति के आधार पर है ना? किस आधार पर है? सैनिक शक्ति के आधार पर है। विश्व में उसकी धाक है, इस आधार पर है। जबकि भारतीय संस्कृति का जो वर्चस्व है, उस समय जो वर्चस्व था भारतीय संस्कृति ने, वो सैनिक शक्ति से नहीं बल्कि नैतिकता के आधार पर विश्व में अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध की है। तो पहली बात तो आप क्या बताओगे कि भारतीय संस्कृति की उपलब्धि आप किन बिंदुओं के आधार पर प्राप्त कर सकते हो या किन बिंदुओं के आधार पर देख सकते हो? तो पहली बात है कि वर्तमान में जो भी देश अपना वर्चस्व स्थापित करता है उसके पास अच्छी सैनिक शक्ति होना आवश्यक है। यदि अच्छी सैनिक शक्ति नहीं है तो उस देश का कोई वर्चस्व नहीं है। इसीलिए भारत में भी सेना पर बहुत बड़ा बजट है वो खर्च करना पड़ता है ताकि विश्व में भारत की भी वर्चस्व बनने का प्रयास करें या वर्चस्व की स्थिति हो। अमेरिका आज पूरे देश में शक्तिशाली है, तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेना है। इससे पहले की बात करें आप, ब्रिटेन की नौसेना अजय थी, है ना? ब्रिटेन की नौसेना क्या थी? अजय थी, इसे कोई हरा नहीं सकता था। तो ब्रिटेन की नौसेना की बात कर लो आप, तो वो उस दौरान का शक्तिशाली राष्ट्र था जो विश्व के अधिकांश देशों में अपने उपनिवेश स्थापित कर चुका था। किस आधार पर? सेना के आधार पर। लेकिन भारत का जो वैभवशाली अतीत था, जो पूर्व समय की बात करें आप, तो वो सेना के आधार पर नहीं बल्कि अपनी नैतिकता, अपने अच्छे आचरण के आधार पर इसको संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति को अपनाया गया था। नंबर 2 देखो, इसमें भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से गौरवमयी रही है। उत्खनन एवं पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी हमें भारतीय संस्कृति का विश्व रूप दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? एक बनी हुई है चीन की दीवार, है ना? चीन की दीवार का जो दक्षिणी दरवाजा है, उस दक्षिणी दरवाजे पर एक शब्द लिखा हुआ है, यक्षों के द्वार परमेश्वर हमारी रक्षा करे, है ना? यक्षों के द्वार परमेश्वर हमारी रक्षा करे। इसका मतलब यह है कि चीन में भी भारतीय संस्कृति को अपनाया गया है। क्यों? क्योंकि भारत में ही संस्कृत का जो अध्ययन और अध्यापन विशेष रूप से जो प्रारंभ किया गया था आर्यों द्वारा, वो सबसे पहले भारत में किया गया था। इसलिए भारतीय संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ संस्कृति मानते हुए, भारतीय संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए चीन की जो दीवार, सबसे बड़ी दीवार है विश्व की, उस चीन की दीवार का जो दरवाजा, दक्षिण दरवाजा है, उस दरवाजे पर भी भारतीय संस्कृति का यशोगान किया गया है या वहां भी ऐसा लिखा हुआ है ताकि भारतीय संस्कृति है वो आगे बढ़ सके। अगला है भारतीय संस्कृति एवं भारतीय इतिहास की श्रेष्ठता का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में नहीं अपितु पश्चिमी इतिहासकारों और विद्वानों ने भी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता के उद्गार प्रकट किए हैं, है ना? केवल भारतीय इतिहासकार तो लिखेंगे भाई, भारत के जो ग्रंथ है उसमें तो भारतीय संस्कृति का यशोगान, उसका गुणगान लिखा ही जाएगा। इसके अलावा भी विश्व के अन्य जो विद्वान भारत के भ्रमण पर आए, उन्होंने भी भारतीय संस्कृति को क्या बताया? सर्वश्रेष्ठ संस्कृति बताया। क्योंकि यहाँ के लोग अतिथि देवो भव, अतिथि देवताओं के समान है, इस प्रकार की संस्कृति के लोग हैं। अतिथि देवो भव की संस्कृति, और यहाँ की संस्कृति विश्व की सभी संस्कृतियों से क्या है? सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। इसलिए विश्व के इतिहास या यूं कहें विश्व के जो विद्वान हैं, जो भी भारत के भ्रमण पर आए, भारत का इतिहास को उन्होंने लिखा, उन्होंने भी भारतीय संस्कृति को क्या बताया? सर्वश्रेष्ठ संस्कृति बताया, विश्व की सबसे महान संस्कृति बताया। उन्होंने भी विशेष संस्कृति, इतिहासकार मयूर ने लिखा है कि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता, विशालता और वनस्पतियों के उत्पादन की समूची दुनिया में बराबरी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। मतलब ये मयूर क्या कहता है? मोर, हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है, बात याद रखो आप, तो ना मयूर है, वो ये कहता है कि भारतीय संस्कृति की जो इसका इतिहास है और इतिहास के साथ जो वर्तमान जो संस्कृति है और इसकी जो बनावट है, तो उसकी श्रेष्ठता में उन्होंने कहा है उसकी सौंदर्यता सबसे ज्यादा सुंदर है वो, उसकी भव्यता का मतलब विशालता, और भव्यता के बाद में भव्य विविधता, और वनस्पतियों का विविधता का मतलब यहाँ बहुत सारी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, वर्ण और वर्ग के लोग बिना किसी भेदभाव के यहाँ रहते हैं। किसी प्रकार का उसके मध्य भेदभाव नहीं किया जाता है। ऐसा संगम और ऐसा संयोग विश्व के किसी देश में नहीं मिलेगा। इसकी भव्यता को इस प्रकार इन्होंने प्रकट किया। इसका मतलब है कि विदेशी लोग भी भारतीय संस्कृति को क्या माना है? सर्वश्रेष्ठ संस्कृति के रूप में स्वीकार किया है। इसके अलावा सर
सर वोल्टर रेले ने लिखा कि प्रथम मानव प्राणी का निर्माण, है ना, प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारतीय भूखंड पर हुआ है, क्योंकि जिसका निर्माण पहले होगा वो अन्य की तुलना में आगे होगा, और उनमें जो संस्कार हैं, उनमें जो रीति रिवाज हैं, वो अन्य की तुलना में ज्यादा होंगे। भारत की भूमि को देवों की भूमि माना गया है, भारत की भूमि को तपों की भूमि माना गया है, ऋषियों की भूमि माना गया है। और ये ऋषि जो हमें क्या सिखाते हैं भाई, ऋषि मुनि हमें संस्कार सिखाते हैं, अच्छी तरह से रहन सहन सिखाते हैं, दूसरों के साथ अच्छा आचरण करने की बात सिखाते हैं। जबकि विदेशी संस्कृति है वो एकल संस्कृति रही है, वो एकल पारिवारिक संस्कृति रही है, जबकि भारतीय संस्कृति है वो सामूहिक संस्कृति, सबको साथ लेकर, न केवल परिवार को साथ लेकर, समाज को साथ लेकर, देश को साथ लेकर, और देश ही नहीं विदेशों की भी मंगल कामना करें। भारत की संस्कृति के लोग ऐसे हैं कि कोई भी मिनख, कोई भी आदमी, कोई भी पुरुष है वो दुखी नहीं हो, सभी लोग अपना जीवन यापन अच्छी तरह से करें, इस बात का भी इन्होंने उल्लेख किया है। इसके अलावा यदि बात करें हम तो कर्नल अल्टाक ने मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारत को ही माना है। जब फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर को ऋग्वेद की एक प्रति भेंट की गई तो उन्होंने यह उद्गार किया कि यह देन इतनी अमूल्य है, यानी ऋग्वेद की वोल्टेयर को जो ऋग्वेद की एक प्रति दी, हमारे जो वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो एक वेद की एक प्रति उसे वोल्टेयर को दी, तो इन्होंने कहा कि यह कृति इतनी महान है ना, इस कृति का हमारे देश के सभी लोग इस कृति के प्रति सदैव ऋणी रहेंगे। यानी मतलब इतना बड़ा ग्रंथ जिसमें सभी विषयों का सार, आज के टाइम में चाहे उसमें विज्ञान पढ़ लो, इतिहास पढ़ लो, राजनीति विज्ञान पढ़ लो, भौतिक विज्ञान पढ़ लो, और जितने भी प्रकार की दवाइयाँ हैं, ये सब इस प्रकार का आपके पास संगम है वेदों में, जिसमें संगीत कला उसमें है, आयुर्वेद उसमें है, चिकित्सा शास्त्र उसमें है, और संस्कार उसमें है, मरने के बाद की स्थिति उसमें है, मोक्ष प्राप्ति के साधन क्या है, ये सब हैं उसमें। तो इतना बड़ा ज्ञान का भंडार यदि आप हमें दे रहे हो तो हमारा देश क्या रहेगा भाई, सदैव ऋणी रहेगा। तो इन्होंने ये कहा, मैक्स मुलर ने लिखा कि यदि मुझसे कोई पूछे, मैक्स मुलर कहता है यदि कोई मुझसे पूछे कि अंतःकरण आत्मा से, अंतःकरण आत्मा से, कि मेरे से कोई पूछे कि अंतःकरण का जो विकास है, अंतःकरण की जो स्थिति है, बुद्धि की परिपूर्ण शक्ति, अंतःकरण की और बुद्धि की परिपूर्ण स्थिति सबसे पहले किस देश में हुई, एक बात तो ये पूछे मुझसे कोई। दूसरी बात मुझसे ये पूछे कि विश्व का सबसे महान देश कौन सा है। तीसरी बात, संसार के गूढ़तम रहस्यों का उल्लेख कहाँ मिलता है। प्लेटो और अरस्तु की जो कृतियां हैं उसमें भारत का जो सार लिखा हुआ है, क्या ये सही है। इतने सारे प्रश्नों का यदि मुझसे कोई पूछे मेरे बारे में मुझसे, तो मेरे पास केवल एक ही जवाब होगा, वो होगा भारत। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व के जो इतिहासकार हैं, या यूं कहें विश्व के जो महान लोग हैं जिन्होंने विश्व के इतिहास को लिखने का काम किया है, उनका भी ये मानना है कि भारत की जो संस्कृति है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, अच्छी संस्कृति है, उनका वैभव है, उनका प्राचीन है, वो बड़ा ही सुंदर और मर्मम्य था। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, मैक्स मुलर ने इसे कहता है कि जो पेरू देश है, दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं, उन्होंने अपने आप को सूर्यवंशी माना है। क्या माना है भाई, सूर्यवंशी, क्योंकि सूर्य की उत्पत्ति, ये अपने आप को राजा, जैसे जापान है तो जापान भी क्या मानता है, सूर्य का देश मानता है। ये पेरू है, ये सूर्य का देश मानता है। इधर ब्रिटेन है, ब्रिटेन के राजा को देवता का पुत्र माना जाता है। ये सब वो कहता है मिथ्या है। इन सब का जो गुरु है, इन सब का जो विकास हुआ है वो कहाँ हुआ है भाई, भारत में हुआ है इन सब का। क्योंकि विजयदशमी पर राम सीतोत्व के बाद में राम जन्मोत्सव है ना, राम सीतोत्व के बाद मतलब उसका लक्ष्मण रावण को मारने के बाद में जब ये आपकी दीपावली पूजा होती है, तो दीपावली पूजा के से हम इस बात का सार निकालते हैं कि राम कितने महान थे, जिन्होंने रामायण का अंकन करवाया, रामायण का पूरा चित्रांकन उन्होंने किया। हालांकि रामायण पहले लिखी जा चुकी थी, उसके बाद राम तो उस रास्ते पर चल रहे थे, जैसे फिल्में लिखी जाती है ना, तो एक तरह से फिल्मकार थे, वो तो नाटककार थे,
जो रामायण पहले वाल्मीकि लिख चुके थे कई हजार वर्ष पूर्व, उसके बाद उसका चित्रांकन हुआ था, एक तरह से वो वास्तविक धरातल पर आई थी, ऐसा ऐसा होना था। ठीक है, तो रामायण की बात करें हम तो जिसमें महान कृतियां हैं, जो शीतोत्व की स्थिति है, सीता ने किस प्रकार वहाँ रहकर इसमें अयोध्या में रहकर किस प्रकार कष्ट सहन कहे, उनको राम वापस जाने के लिए अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। इसके बाद जब सीता को वापस युद्ध करके ले आए और किसी एक धोबी के कहने पर कि मैं मतलब धोबी ने ये कह दिया था कि राम की तरह नहीं है जो 14 साल किसी दूसरे के घर रहकर उसे वापस स्वीकार कर ले, तो ऐसी स्थिति में राम एक धोबी के कहने पर, जबकि पहले उसकी अग्नि परीक्षा हो चुकी थी, है ना, सीता की अग्नि परीक्षा हो चुकी थी, उसके बाद भी उस धोबी के कहने पर उससे घर से परित्याग कर दिया था। ऐसे महान व्यक्तित्व के लोग यहाँ रहते हैं। महान व्यक्तित्व के लोगों का इस भारतीय संस्कृति में गुणगान है। इसके अलावा अग्नि पुराण में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है ना, अग्नि पुराण में भारत को क्या कहा गया, जम्बूद्वीप कहा गया है, जिसमें 9 द्वीप थे, है ना। और ये कह सकते हो 9 द्वीप कौन कौन से थे, इसमें समुद्री पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहते हैं। और सांस्कृतिक भारत में वर्तमान में जावा, सुमात्रा, मलाया, कम्ब्यूज, श्याम, चंपा, ब्रह्मा और श्रीलंका आदि सम्मिलित थे। यूरोपीय विद्वान सिल्वेन वेली ने भारतीय द्वीप समूह शब्द का प्रयोग किया है। भारतीय द्वीप समूह शब्द का मतलब भारत में अनेक प्रकार के क्या हैं, द्वीप हैं। भारत को द्वीपों का समूह है। आज भी भारत की जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हैं, वहाँ 204 द्वीप भारत के नियंत्रण में है। आपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में पढ़ाई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश, उनकी क्या स्थिति है इसके बारे में आप, तो वो सब हमारे द्वीप हैं। अरबी भूगोलवेत्ता मसूदी ने लिखा है कि प्राचीन काल में भारत की भूमि और समुद्र दोनों तरफ से फैली हुई थी, जिसकी सीमा सुमात्रा तक फैली हुई थी, यानी जावा जो है, यानी इन्होंने क्या कहा है कि भारत का जो भूभाग था वो केवल ज़मीन तक ही नहीं बल्कि समुद्रों तक इनका विस्तार था। अरब की सागर, ये जो आज के टाइम में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, श्रीलंका के पास के जो जितने द्वीप समूह हैं उन पर भारत का जो नियंत्रण है। इसके अलावा जावा है, सुमात्रा है, मलाया है, ये जो दक्षिणी इलाके के जो द्वीप हैं ये किसके अधीन थे, पहले भारत के नियंत्रण में थे। इस प्रकार भारत का साम्राज्य विस्तार भी बहुत बड़ा था और साम्राज्य विस्तार के साथ ही साथ यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान, यहाँ की वेशभूषा बड़ी अच्छी थी। यहाँ के लोगों का व्यवसाय बड़ा अच्छा था। वो अपना मत्स्य न्याय यहाँ बिल्कुल नहीं थी। राम राज्य की कल्पना की गई है। राम राज्य का मतलब सभी को न्याय मिलता था, किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत की जो संस्कृति है वो अनेक प्रकार के विद्वानों ने, जो भी भारत से विदेशी जो लोग हैं, इन्होंने भी भारतीय संस्कृति का गुणगान, उनका यशोगान किया है। इसके अलावा देखो, आप कह सकते हैं इस प्रकार उस समय के सांस्कृतिक भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया में फैली हुई थी। शक्तिशाली जलियानों में बैठकर भारतीय ब्रह्मा देश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्निया, फिलीपींस, जापान और कोरिया तक पहुँचे और वहाँ पर इन्होंने अपने धार्मिक स्थिति का, अपनी सांस्कृतिक स्थिति का, अपनी सामाजिक स्थिति का प्रचार प्रसार किया। या यूँ कहें भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है वो नाविक शक्ति, जो ये आपके इंग्लैंड वाले कह रहे हैं कि हमारी नाविक शक्ति सबसे प्राचीन है और सर्वश्रेष्ठ है, हमें कोई जीत नहीं सकता, उसको ये बात कौन बताएगी जब आपको ये पता ही नहीं था कि नाव क्या होती है, पानी में किस प्रकार चलती है। उस दौरान तो भारत के लोग जापान तक, आपके ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यूरोपीय महाद्वीप के जो देश हैं, जावा है, सुमात्रा है, इसके अलावा आपका जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का आसपास का जितना इलाका है, उन संपूर्ण भारत देश में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए, भारतीय संस्कृति के यशोगान और गुणगान का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में जो लोग थे, आर्य लोगों का यह मानना था कि सभी लोग आर्य हों। आर्यों का अर्थ था श्रेष्ठ, यानी पूरी पृथ्वी है उस पर आर्य लोगों की एक नई प्रजाति बने जिसमें सर्वश्रेष्ठ हो, सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। ऐसी मनोकामना कब की हो चुकी है। भारत नाविक शक्ति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कब के ही जा चुके हैं। इसके अलावा यदि बात करें हम दक्षिण तथ्यों में, तो नाविक और पर्यटक मध्य अमेरिका, मेक्सिको, हांडुरास, दक्षिण अमेरिका के पेरू, बोलीविया, चिली के विभिन्न स्थानों पर पहुंचे और वहां उन्होंने अपना निवास स्थान बनाए और यहाँ की संस्कृति का उन्होंने यशोगान किया, गुणगान किया, उनकी संस्कृति को अपनाने का प्रयास किया।
ठीक है। आगे देखो, इस प्रकार हम पश्चिमी भारत में बंदरगाहों से द्रविड़ पर्यटक नाविक सोमालीलैंड से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक के समपूर्वीय समुद्री तट पर जगह जगह अपने वास स्थल स्थापित करने में सफल हो गए। भारतीय सूरवीरों की एक शाखा हिमालय पर्वत में के उत्तर में और पूर्व की ओर बढ़ी। इन्होंने दक्षिणी रूस के विभिन्न राज्य तिब्बत, मंगोलिया, शिंक्यांग, उत्तरी चीन, मंचूरिया, साइबेरिया और चीन तक पहुंचकर भारतीय संस्कृति का प्रभाव है उसको निर्मित किया। भारतीयों की एक शाखा ने पश्चिमी द्वार में प्रस्थान किया, जहाँ गांधार, पारसिया, ईरान, इराक, तुर्किस्तान, अरब, टर्की तथा दक्षिणी रूस के विभिन्न राज्यों एवं फिलीपींस पहुंचकर अपनी संस्कृति का ध्वजारोहण किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है पूर्व समय में, वैभवशाली समय में भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है वो कहाँ हुआ है? संपूर्ण पृथ्वी पर हुआ है, संपूर्ण विश्व में हुआ। विश्व का कोई भी एक भी देश ऐसा नहीं है, एक ही महाद्वीप ऐसा नहीं है जहां भारतीय संस्कृति के प्रचारकों द्वारा प्रचार प्रसार नहीं किया गया हो, भारतीय संस्कृति द्वारा उसके प्रचार प्रसार को नहीं अपनाया गया हो। इस प्रकार के सुसंस्कृत जन आर्य भारत के विशेष भागों में थल मार्ग से और जल मार्ग से जाकर अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयास किया है। अब इसका एक टॉपिक और बचा है भारतीय संस्कृति के वैभवपूर्ण अतीत का, तो वो और देखो, इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, ज्योतिष स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत, वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रसार किया, जिसमें इंडोनेशिया, कंबोडिया, इंडो चाइना, बोर्निया से संस्कृत भाषा के सैकड़ों लेख आज भी लिखे गए हैं। यानी विश्व में जो भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार किया गया है उससे क्या है कि विश्व के अनेक देशों में उनका प्रचार प्रसार देखने को आपको मिल जाएगा। आज भी वहाँ संस्कृत भाषा में जो उनके लिखे हुए उस टाइम के जो ग्रंथ है, इसका मतलब है कि भारत के लोगों ने वहाँ जाकर भारतीय संस्कृति का यशोगान किया है, उनका गुणगान किया है, उनका प्रचार प्रसार किया है। और भारतीय संस्कृति उस समय ज्योतिष के मामले में, उस समय के सामाजिक मामले में, भौतिक मामले में, और इसके अलावा गणित है, स्थापत्य है, युद्ध शास्त्र है, इन सब के बारे में भारतीय संस्कृति क्या करती है? पूरा का पूरा ज्ञान रखती है, क्योंकि ये सब बातें हमारे शास्त्रों में पहले लिखी जा चुकी हैं। इसलिए इनका इन्होंने क्या किया? गुणगान किया, उनका इन्होंने यशोगान किया है। इसके अलावा आप बात कर सकते हो अजंता और एलोरा की गुफा, जिसमें भी भारतीय संस्कृति, इसके अलावा कलिंग युद्ध, कलिंग नगर में भी भारतीय संस्कृति इस प्रकार रहन सहन, परम पूजा पद्धति, शास्त्र विद्या, कल्पना आदि के आधार पर बहुत सारी समाजों को साथ लेकर, या जो प्रारंभ में आप पढ़ चुके हैं वसुदेव कुटुंबकम की स्थिति, इन सब के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जो संस्कृति है वो विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली संस्कृति है, जिसका यशोगान न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में जिसका प्रचार प्रसार हुआ है। और ये प्रचार प्रसार किसके माध्यम से हुआ है? इसका प्रचार प्रसार केवल अपने संस्कारों के माध्यम से, अपनी नैतिकता के माध्यम से हुआ है, न कि विश्व के आज की तरह अमेरिका का जो वर्चस्व है वैसे हमने वर्चस्व स्थापित नहीं किया। हमारे अच्छे संस्कार हैं, इस अच्छे संस्कारों की वजह से हमने भारत में, या यूं कहें विश्व में, वर्चस्व स्थापित किया है। ये है भारतीय संस्कृति का वैभवशाली भारत की उपलब्धियां, यानी भारत ने कौन कौन सी उपलब्धियां विश्व में प्राप्त की। बाकी चर्चा हम कल करें।